स्टार्टेड मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे। अच्छा एक सेकंड, मैंने तो बोर्ड ही ओपन नहीं। ठीक है, देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का पार्ट पढ़ेंगे। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या है और फाइनल अकाउंट्स नॉर्मली तुम लोग करते हो या फिर पहले मैंने जो करवाया, ठीक है, तो वहां पर भी तुम लोगों ने किया है या 11 में देखो कॉमर्स बैकग्राउंड है तो फाइनल अकाउंट्स तो किया होगा ही। ठीक है, कंफर्म है कि फाइनल अकाउंट्स किया होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग भी किया होगा। ठीक है, यहाँ पर अलग से है तो हम लोग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और ट्रेडर एंटिटी। ठीक है, दो तरीके का एंटिटी हो सकता है, या तो मैन्युफैक्चरर हो सकता है कोई बिजनेस एंटिटी या फिर वो ट्रेडर हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडर में डिफरेंस क्या होता है? मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स को खुद अपने फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके बेचते हैं, जबकि ट्रेडर जो है वो किसी और से गुड्स खरीद के उस पर प्रॉफिट लगा के बेचते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं करते। बस इतना ही फर्क है, बाकी प्रॉफिट तो दोनों को ही कमाना है। ठीक है, तो बाकी जो फाइनल अकाउंट्स का कंसेप्ट है वो सेम होता है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के केस में एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें बनाना होता है, वही हमें यहाँ पर मेनली सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि मैंने अभी बोला कि बिजनेस तो हम लोग का दो तरीके का होता है। ठीक है, जैसे कि ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडिंग जो करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग के केस में क्या होता है? देखो ट्रेडिंग के केस में फिनिश्ड गुड्स को ही परचेज किया जाता है मार्केट से, बना बनाया चीज। ठीक है, उसके बाद उसे कर दिया जाता है सेल, प्रॉफिट लगा के अपने हिसाब से। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके केस में एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, वो फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करते। ये लो, ये क्या हो गया, हैंग कर गया। ये क्या करते हैं? रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करते हैं, ये फिनिश गुड्स परचेज नहीं करते। जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हर एक प्रोडक्ट का अपना रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करते हैं, फिर उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। ठीक है, ये दो मेन डिफरेंस होता है एक ट्रेडर और एक मैन्युफैक्चरर में। ठीक है, इसको ट्रेडिंग की जगह ट्रेडर लिख लेते हैं तो बेटर होगा, क्योंकि ट्रेडिंग सेंटेंस जो वर्ड है वो सही नहीं जा रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बोल रहे ट्रेडर। ठीक, जो ट्रेडर, ठीक है, तो ये नाउन हो गया जो भी हो। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे मेनली। देखो रॉ मटेरियल से, अभी अभी मैंने बोला कि रॉ मटेरियल जो है उसको किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू से, ठीक है, क्योंकि जब फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होता है तो उस पर कोई प्रोसेस तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा, एक प्रोसेस के थ्रू से उसको हम लोग क्या बनाते हैं? फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। तो अब ये रॉ मटेरियल से फैक्ट्री में, अच्छा ये कहाँ पर फिनिश गुड्स बनेगा? ऑब्वियसली फैक्ट्री में बनेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बन जाएगा फैक्ट्री में। ठीक है, ये फैक्ट्री में बनेगा। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स जो प्रोसेस होके फैक्ट्री में फिनिश गुड्स बन चुका है, अब यहाँ पर जो भी हमारा एक्सपेंसेस वगैरह हुआ है, एक्सपेंसेस तो होगा ही, मतलब कॉस्ट, यहाँ पर बेसिकली कॉस्ट मतलब जो लागत है। ठीक है, कि रॉ मटेरियल परचेज से लेके
प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, लेबर का खर्चा हो सकता है, अदर एक्सपेंसेस हो सकता है, वो सब मिलाने के बाद वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ फैक्ट्री में। तो ये जो यहाँ पर एक्सपेंसेस हम लोगों ने किया, इसके लिए जो अकाउंट्स बनाना पड़ेगा इस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, कि रॉ मटेरियल का खर्चा कितना, लेबर का खर्चा कितना, कितना फिनिश गुड्स बना, ठीक है। इस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, फैक्ट्री एक्टिविटी के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हमें जो अकाउंट बनाना है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलेंगे। अच्छा, ये अकाउंट बना के हमें क्या मिलेगा, ये अकाउंट बना के हमें मिलेगा कि हम लोगों ने जो गुड्स बनाया उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो जो गुड्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट, कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट का मतलब लागत, कि मैंने ये खर्चा किया और फिर जाके ये चीज बना। अब कॉस्ट में तो बेचना नहीं, कॉस्ट में प्रॉफिट लगा के हम लोग बेचते हैं। कॉस्ट मतलब जो पैसा खर्चा नहीं करने से हमें फिनिश गुड्स नहीं मिलता। ट्रेडर के केस में भी कॉस्ट होता है, जैसे कि मान लो किसी का जो है मोबाइल शॉप है, तो वो मार्केट में जाके अलग अलग कंपनी का मोबाइल खरीद के लेके आता है, फिर उस मोबाइल को बेचता है। तो मोबाइल खरीदने के लिए तो उसे अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ेगा ना, लेकिन उसको बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है। कितना कॉस्ट लगा उसको हम लोग ना एक्सपेंस में बोल सकते हो। ये कॉस्ट लैंग्वेज जो है वहां पर ज्यादा एप्लीकेबल होता है, कि भाई इतना, अगर हम पॉकेट से अगर 10,000 रुपए, एक मोबाइल मान लो 10,000 का है, जिसको मान लो ये लोग 15,000 में बेचते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर 10,000 खर्चा नहीं करेंगे तो 15,000 में बेचेंगे कहाँ से। तो वही ट्रेडर जो है वो फिनिश गुड्स खरीद के बेच देता है, मैन्युफैक्चरर जो है जो प्रोडक्ट बनाएगा उसके हिसाब से रॉ मटेरियल खरीद के फिर उसे बेचेगा। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या फिर गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग बना, अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनने से हमें ये पता चल गया कि हम लोग का जो गुड्स हम लोगों ने बनाया उसका कॉस्ट कितना है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जो कि तुम लोग 11 में जो फाइनल अकाउंट्स में सीखते हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट भी सीखते हो, ये भी सीखे होंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें क्या मिलता है ये बता सकते हो। जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का रीजन क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें क्या मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस जो भी होगा वो मिलेगा, ठीक है। ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है, जैसे ट्रेडिंग रेडी हो गया, यानी प्रोडक्ट बेच के हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग के बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं। पीएल अकाउंट, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट, पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाने से हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ठीक है। इसके बाद क्या बनता है, फाइनल अकाउंट्स तभी ना कंप्लीट होता है, इसके बाद क्या बनता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बाद बनेगा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाने से हमें क्या पता चलेगा, बोलो। बैलेंस शीट बनाने से क्या पता चलता है, बैलेंस शीट जो हम लोग बनाते हैं तो हमें पता क्या चलता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। एसेट और लाइबिलिटीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ये पता चलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट बनाना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, हमें ट्रेडिंग पीएल भी बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। अगर कोई ट्रेडर होता है तो उसे ये तीन चीज बनाना पड़ता है, ठीक है। ट्रेडर को बस 3 अकाउंट बनाना पड़ता है, ये देखो, ट्रेडिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ट्रेडिंग एंड पीएल जो कि एक साथ बनता है आज के डेट पे, और बैलेंस शीट। और जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग पीएल। ट्रेडिंग पीएल तो वो भी बनाएंगे क्योंकि प्रॉफिट या लॉस तो उनको भी पता करना है, बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटीज का पोजीशन उनको भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो कैसे बनता है या फिर उसमें क्या क्या आता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो इसमें क्या क्या आएगा, देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ये मैंने शॉर्ट में ओपनिंग स्टॉक लिखा है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क
इन प्रोग्रेस। देखो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो जैसे देखो तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो ना ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, तो ओपनिंग स्टॉक किस चीज का लिखते हो? फिनिश्ड गुड्स का लिखते हो। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास जो है फिनिश गुड्स का स्टॉक तो हो ही सकता है, उसके पास रॉ मटेरियल का, उसके पास 3 तरीके का स्टॉक होगा। ठीक है, कोई अगर मैन्युफैक्चरर है ना उसके पास 3 तरीके का स्टॉक हो सकता है। एक हो जाएगा रॉ मटेरियल का स्टॉक, दूसरा हो जाएगा सेमी फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक यानी डब्ल्यूआईपी। मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि सारा प्रोसेस कंप्लीट होके फिनिश गुड्स बन गया ईयर एंड तक। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट कंप्लीटली रेडी नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूआईपी या फिर सेमी हेलो फिनिश्ड गुड्स। हाँ बोलो। हेलो मैम। हाँ बोलो। सॉरी मैम, आज मैं थोड़ा क्लास अटेंड नहीं कर सकता, मैं ऑफिस में हूँ। अगर थोड़ा होगा तो प्लीज मुझे रिकॉर्डेड भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है। थैंक यू। ठीक है। अच्छा देखो तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो गया डब्ल्यूआईपी। ठीक है, फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी हो सकता है और क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल। देखो मैन्युफैक्चरर का रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है। लेकिन जो ट्रेडर है उसके पास ये दोनों अवेलेबल नहीं होता है, ओनली फिनिश्ड गुड्स होता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल खरीदता ही नहीं है और वो प्रोसेस भी नहीं करता है कि उसके पास डब्ल्यूआईपी हो। तो डब्ल्यूआईपी जो है उसका ओपनिंग स्टॉक हमारे पास हो सकता है। तो ये फॉर्मेट लिखवा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे टू डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम्ड। फिर यहां पर लिखेंगे कि कितना मेटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम्ड किया है। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? कंज्यूम्ड का मतलब यूज्ड होता है। ठीक है, कंज्यूम्ड का मतलब यूज्ड होता है। यहाँ एक स्टार लगा लो, इसका हम नीचे लिख देंगे कि कैसे करके इसे कैलकुलेट करना है। फिर आ जाएगा टू डायरेक्ट वेजेस। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोगों को अगर अपने गुड्स को जो है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना है तो हमें मटेरियल चाहिए, उसके बाद लेबर का काम करवाना पड़ेगा, अदर एक्सपेंसेस होगा, तब जाके वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा। और क्या आ जाएगा? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और आ जाएगा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, और इधर क्या क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट बताएंगे क्या होता है? बाई सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, तो ये और यहां पर आ जाएगा बाई ट्रेडिंग अकाउंट हाइफन देके कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी आ सकता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आएगा हम बताते हैं, क्योंकि मैंने कितने तरीके का स्टॉक बताया था। डब्ल्यूआईपी स्टॉक हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है। ठीक है, और जो है एक सेमी फिनिश गुड्स का हो सकता है। और डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए जिस तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो भी आ सकता है। तो अभी एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड समझते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है कि हम लोगों ने जो प्रोडक्शन किया उसमें कितना रॉ मटेरियल यूज किया है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल यूज कैसे कर सकते हैं? हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसको हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, प्लस जो परचेज किया है हम लोगों ने वो रॉ मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल।
और अगर कुछ रिटर्न कर दिया है तो वो लेस हो जाएगा, मतलब नेट परचेज लेना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर कौन सा वाला बोल रहे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो सब एक्सपेंसेस जो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए लगा, या फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी वो पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ जो डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने अलग से लिख रखा है ना, यहाँ पर भी वो वाला पॉइंट ले सकते हो। मतलब देखो, रॉ मटेरियल को लेके आने का कार्टेज का एक्सपेंसेस या कैरेज का एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स इसके पहले जब किए थे, जो मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला था, तो वहां पर मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी बताया था डिटेल्स में, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब रॉ मटेरियल्स को शॉप तक लाने का या फिर फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो नहीं किए, रॉ मटेरियल हमारे पास फैक्ट्री तक आके नहीं पहुंचता, उस वो एक्सपेंसेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। जैसे कि कैरेज हो गया, कार्टेज हो गया। तो छोड़ो इसको, यहाँ नहीं लिख के डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो लिस्ट है उसमें हम लिखवा देंगे, एक ही बात है। तो एक चीज ध्यान रखो, रॉ मटेरियल में मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरेज फॉर रॉ मटेरियल, तो अगर रॉ मटेरियल के साथ ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर नहीं दिखाना है, किसी एक ही जगह पे दिखा सकते हैं। तो ये देखो, परचेस माइनस रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे तो लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और ये जो यहाँ से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस रिटर्न, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल अवेलेबल। मतलब ये देखो, मेरे पास इतना रॉ मटेरियल था, ठीक है, मैंने इतना रॉ मटेरियल परचेस किया। मान लो मेरे पास 100 यूनिट रॉ मटेरियल था, मैंने परचेस किया था 150, लेकिन रिटर्न कर दिया 50, तो मेरे पास अभी अवेलेबल रॉ मटेरियल कितना है? 100 प्लस 100 200, ठीक है। लेकिन मैंने जब चेक किया कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, तो मैंने देखा कि रॉ मटेरियल पड़ा है सिर्फ 80 यूनिट, ठीक है। तो बाकी कहाँ चला गया? तो इसका मतलब बाकी हम लोगों ने यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला। इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम पढ़ लिए। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा जैसे कि इस तरीके का खर्चा, हायर चार्जेस, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रॉयल्टी, एटसेट्रा, ठीक है। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब, अगर मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगर हम लोग देखें, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में, मतलब जो गुड्स हम लोग बनाना चाहते हैं, वो फिनिश गुड्स बनने के बाद भी हम लोग उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर दे, जैसे मान लो अभी हम जो क्लास ले रहे हैं वो ऑनलाइन में ले रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, ठीक है। अब ये इंटरनेट का पैक हम मंथली जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो मंथली जो है, हर मंथ में उसे मुझे पैक जो है यूज करना पड़ता है। तो अब मान लो मेरा 1000 रुपीज का उसमें खर्चा है, ठीक है। तो हम 1000 रुपीज वाला नेट पैक यूज कर रहे हैं। अब क्लासेस चल रहा है इतना सारा, मेरा चल रहा है, सर का चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या मेरे लिए ये बोल पाना आसान होगा कि कौन से क्लास में कितने रुपए का नेटवर्क यूज हुआ? वो तो हम नहीं बोल सकते। जैसे अभी मान लो अभी हम 2 आवर्स का क्लास लेंगे, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ये 1000 रुपीज में से इस क्लास के लिए कितना रुपीज मेरा अलॉट होने वाला है? ये हम नहीं बता सकते, उतना आसान नहीं है बताना, ठीक है। लेकिन मानो कि मैंने तुम लोग को सबको एक एक करके कॉपी दिया है, ठीक है। ऐसे एक एक करके कॉपी दिया है लिखने के लिए, ठीक है। और वो कॉपी मान लो मेरा 50 रुपीज करके पड़ा है, ठीक है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि पर स्टूडेंट पे मेरा कॉपी का खर्चा कितना है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि जैसे, या फिर मान लो मेरे क्लास में 5 स्टूडेंट है, ठीक है। तो एक क्लास में अगर 5 स्टूडेंट है, तो फिर इसका मतलब मेरे एक क्लास में कॉपी का खर्चा हो गया 250। लेकिन एक क्लास को लेने में इंटरनेट का खर्चा कितना है, ये हम आसानी से नहीं बता सकते। तो जो खर्चा फिनिश गुड्स में दिखेगा, ये तो हो गया सिंपल, मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल। अब यहाँ पर हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? एक्चुअली डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इस तरीके से बोला जाता है जो कि इजीली आइडेंटिफाइबल या फिर इजीली ट्रेसेबल इन फिनिश गुड्स। जैसे कि मान लो एक शर्ट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। टेलर ने एक शर्ट बनाया, ठीक है। ये शर्ट बन के रेडी है। अब इस शर्ट में कितने रुपए का ये कपड़ा,
ठीक है, क्लोथ्स, कितने रुपए का कपड़ा लगा है, ये हम लोग आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कपड़ा जो है जब टेलर शर्ट सिलता है तो जिसका भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शर्ट सिला जाएगा उतने मीटर का कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो मान लो जितना मीटर का कपड़ा खरीदना है तो वो हमें पता चल जाएगा आराम से कि भाई इस शर्ट में कितना मीटर कपड़ा लगा है और उसका खर्चा कितना है। तो शर्ट बनने के बाद भी ना ये कपड़े का खर्चा जो है हम लोग आराम से बता सकते हैं कि इस पे इतने रुपए का कपड़ा लगा है। लेकिन इस शर्ट को सिलने में जो धागा का यूज हुआ है, ठीक है, तो वो हम लोग इजीली नहीं बता सकते कि ये शर्ट में कितने रुपए का धागा लगा हुआ है, ठीक है, वो हम लोग आसानी से नहीं बता सकते। या फिर मान लो ये शर्ट जहां पर बन रहा था फैक्ट्री में, तो वहां पर जो है मशीन्स यूज हुए होंगे तो वहां डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ होगा, या फिर मशीन को चलाने के लिए जो ऑयल या ग्रीस का यूज होता है, तो वो उसका कॉस्ट भी तो हमें इसमें ऐड करना है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी खर्चा होता है वो सभी तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करके ही तो हम लोग प्रोडक्ट में प्रॉफिट लगा के बेचेंगे। लेकिन ये सब खर्चा ना इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है। जैसे कि मान लो फैक्ट्री में, फैक्ट्री जो है वो रेंट का था, ठीक है, अब रेंट का खर्चा भी तो मुझे कस्टमर से निकालना है, तो कस्टमर को बेचने क्या वाले हैं, शर्ट, तो शर्ट में ही मुझे रेंट का खर्चा भी तो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन क्या इस शर्ट को देख के बता सकते हैं कि अगर जिस फैक्ट्री में ये शर्ट बन के निकला उस फैक्ट्री का मंथली रेंट 1 लाख है, तो इस शर्ट में इस 1 लाख का कितना रुपए अपोर्शन करना चाहिए, इतने आसानी से नहीं बता सकते, ठीक है। तो जो आसानी से नहीं बता सकते हैं वो होता है इनडायरेक्ट खर्चा, और जो आसानी से बता सकते हैं फिनिश गुड्स को देख के उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट खर्चा। और भी एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये चेयर, बेंच या टेबल, ये मान लो एक बेंच है, ठीक है, अब इस बेंच में कितने रुपए का लकड़ी लगा है, ठीक है, वुड कितने रुपए का लगा है, वो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि जो जो लकड़ी, जो मटेरियल लगा होगा वो उसका जो है एक कॉस्ट हमें पता होगा ऑब्वियसली कि भाई एक एक ऐसा पीस कितने रुपए का आया था, ठीक है। लेकिन इस पे जब इसको चिपकाने के लिए जब फेविकॉल या फिर ग्लू का यूज हुआ है, ठीक है, फेविकॉल या फिर ग्लू का यूज हुआ है, वो हम लोग आसानी से नहीं बता सकते कि इसमें कितने रुपए का ग्लू यूज हुआ है, ठीक है। ये हम लोग इतने आसानी से नहीं बता सकते कि इसमें कितने रुपए का ग्लू यूज हुआ है। एक सेकेंड। हम्म, तो वही हम बता रहे थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली प्रोडक्ट बनने के बाद भी जो खर्चा हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक यूनिट प्रोडक्ट में, ठीक है, एक एक पीस या एक एक यूनिट प्रोडक्ट में, और जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसे ही हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रॉयल्टी एक्सेट्रा। तो हायर चार्जेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो मैथ्स में मैंने तुम लोग को करवाया था, तो वहां पर ये पॉइंट आया था कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें प्लांट मशीनरी खरीद लेना चाहिए या भाड़े पे लेना चाहिए। तो अगर हम लोग किसी का प्लांट मशीनरी भाड़े पे लेके यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हायर चार्जेस, ठीक है। तो इस तरीके का खर्चा अगर मतलब प्लांट मशीनरी पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मान लो बता दिया कि इतने घंटा यूज करने से इतना रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है, क्योंकि हम लोग उसको प्रोडक्ट में डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। एक फिनिश गुड्स बनने के बाद भी हम लोग बता पाएंगे कि इसमें हायर चार्जेस कितना लगा है, ठीक है। और रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, देखो, रॉयल्टी का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कोई, रॉयल्टी भी नहीं, वन टाइप ऑफ जो है भाड़ा ही है, ठीक है, जैसे रेंट, घर पे घर का भाड़ा होता है रेंट, लेकिन रॉयल्टी क्या होता है, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया, किसी का, किसी बिजनेस का फ्रेंचाइजी लिया है, ठीक है, जैसे मान लो हल्दीराम का कितना सारा आउटलेट है, ठीक है, तो अगर कोई हल्दीराम का फ्रेंचाइजी ले रहा है, ठीक है, तो उसे हल्दीराम को क्या करना पड़ेगा, एक पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी के लिए जो हम लोग पे करते हैं उसे रॉयल्टी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे मान लो बुक्स, ठीक है, कोई ऑथर बुक्स लिख रहा है, तो अगर पब्लिशर्स, जब ऑथर देखो लिखता है वो पब्लिश नहीं करता है, पब्लिश पब्लिशर्स करता है, तो पब्लिशर्स जब किसी ऑथर का बुक पब्लिश करता है तो उसके बदले उसे क्या देता है, रॉयल्टी देता है, ठीक है। अब मान लो कोई कोल माइन है, तो नॉर्मली ये सब सरकार का ही होता है, तो कोल माइन जो है, कोल माइन से, कोल माइन अगर कोई जो है भाड़े पे लेके, मतलब वो हो जाता है रॉयल्टी देना पड़ेगा, ठीक है, जब हम लोग वहां से कोयला वगैरह या फिर कोई भी मिनरल्स, मिनरल रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है, मिनरल्स अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं
तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, जो ओनर है उसको रॉयल्टी। जैसे किसी के घर पे रहते हैं तो उसको भाड़ा देना पड़ता है, तो किसी का जो है, हम लोग अगर मिनरल रॉयल्टीज का मतलब किसी के पास जो है खदान वगैरह है, कोई खदान का ओनर है, ठीक है, तो उससे उस खदान से हम लोग जो भी मिनरल्स वगैरह निकालेंगे उसके बदले उसे रॉयल्टी देना पड़ेगा। किसी ऑथर का बुक पब्लिश करेंगे उसके बदले उसे रॉयल्टी देना पड़ेगा, तो वो रॉयल्टी कहलाता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ एग्जांपल दिया, बाकी एग्जाम्पल या लिस्ट से हमें पता नहीं चलेगा, वो दिमाग में रखना है कि ये खर्चा मुझे फिनिश गुड्स में बनने के बाद दिखेगा कि नहीं। अगर दिखेगा, इजीली आइडेंटिफाइबल है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। डायरेक्ट वेजेस तो पता ही है, क्वेश्चन में वेजेस बोलेगा वही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होता है देखो, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो अभी मैंने बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अभी डायरेक्ट पता है, उसका जस्ट ऑपोजिट ही इनडायरेक्ट हो जाएगा, जो फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, जैसे कि ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर जितने तरीके का खर्चा होता है, ठीक है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉर्मली इनडायरेक्ट नेचर का ही होगा। जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री में जो मशीन्स वगैरह है उसका डिप्रिशिएशन हो गया, फैक्ट्री में जो काम कर रहा है सुपरवाइजर, उसको दिया गया सैलरी। जैसे एक प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ, अब सुपरवाइजर का भी तो उसमें जो है कॉस्ट जुड़ना चाहिए। अब सुपरवाइजर को मान लो हम लोग मंथली सैलरी देते हैं 50,000, ठीक है। अब प्रोडक्ट काफी सारा बन के रेडी हो गया, अब वो 50,000 जो है कौन से प्रोडक्ट में कितना अप्लाई करेंगे वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसका प्रोसेस होता है, वो कॉस्टिंग बोल के जो टॉपिक होता है, बीकॉम में भी होता है और जो है इंटर में होता है, तो वहां पर पढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं ओवरहेड, ठीक है। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना उसे ओवरहेड बोलते हैं। तो ओवरहेड चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि इस तरीके का खर्चा जो इजीली हम लोग एपोर्शन नहीं कर पाएंगे प्रोडक्ट पे, तो कैसे करके करना चाहिए, उसका रूल्स वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ये हो गया, जो वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाइबल है या ट्रेसेबल है इजीली, ठीक है। आइडेंटिफाई तो सभी को करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग जो है रेंट का खर्चा ऐड नहीं करेंगे, या फिर ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग प्रोडक्ट में सुपरवाइजर का खर्चा ऐड नहीं करेंगे, लेकिन कैसे करना है वो हमें जो है कॉस्टिंग के चैप्टर में मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन सा है, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर हेडिंग करेंगे बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है पहले ये बता देते हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब, जैसे हम लोग कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करने गए, ठीक है, तो उसमें बाई चांस अगर कोई दूसरा चीज, ऐसा कोई चीज प्रोड्यूस होके आ गया जो हमें चाहिए ही नहीं था, ठीक है, ऐसा कोई चीज प्रोड्यूस होके आ गया जो हमें चाहिए नहीं। जैसे मान लो अगर तुम लोग को पता है कि जो शुगर है मतलब चीनी, वो किससे बनता है, गन्ना, ठीक है, यानी कि शुगर केन से बनता है। लेकिन जब चीनी मैन्युफैक्चर करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली मोलासिस यानी कि गुड़ निकल के आता है, ठीक है। तो ये जो गुड़ निकल के आता है ना, ये बाई प्रोडक्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो टारगेट था वो गुड़ बनाना नहीं था, वो था चीनी बनाना, लेकिन ये प्रोसेसिंग जो है वो इस तरीके का है कि चीनी बनाते हुए गुड़ भी निकल के आ रहा है, तो ये गुड़ को हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल देते हैं, पहले ये लिखवा देते हैं। इट इज रेसिडुअल ऑफ मेन प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज रेसिडुअल ऑफ मेन प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट का रेसिडुअल पार्ट है, मतलब बाई चांस आ रहा है, एंसिलरी, ठीक है, हमें चाहिए नहीं था बट आ रहा है। इट्स सेलिंग प्राइस, इट्स सेलिंग प्राइस इज reduced on the credit sale, sorry, credit side. Manufacturing account, manufacturing account, and reduce the cost of manufacturing, and reduce the cost of manufacturing. जैसे कि मान लो कि देखोगे, अगर कभी घर पे देखे हो, पता नहीं मतलब आइडिया है कि नहीं है, मुझे वो नहीं पता, लेकिन क्या होता है ना, जब हम लोग
घर पे जो दूध या दही से भी होता है, ठीक है, कर्ड या मिल्क दोनों से होता है। कर्ड या मिल्क के ऊपर जो मलाई बैठता है ना, उसको जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उससे हम लोग घी निकाल सकते हैं, ठीक है, मक्खन निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग मक्खन निकालते हैं ना, तो मक्खन निकालने का जो प्रोसेस है ना, वो जो है मेनली मेरे घर पे तो दही से ही होता है, ठीक है। तो अगर दही पे जो मलाई है उसको हटा के कलेक्ट करके अगर मक्खन निकालोगे तो क्या होता है ना, मक्खन ऊपर आ जाता है, और जो बटर मिल्क है ना, जिसे छाछ बोलते हैं, वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो अब देखो, जो मेन जो टारगेट था वो तो मक्खन निकालना था, छाछ तो चाहिए नहीं, लेकिन मक्खन निकालने के प्रोसेस में ऑटोमेटिकली छाछ निकल के आएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने ये शुगर केन वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। तो इट इज रिड्यूस्ड ऑफ मेन प्रोडक्ट, रेसिडुअल ऑफ मेन प्रोडक्ट। तो जैसे देखो, मक्खन निकाल रहे हो तो मक्खन मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो छाछ रह जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं, जो छाछ रह जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल। और इट्स सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड ऑन, इट्स सेलिंग प्राइस इज रिकॉर्डेड, सॉरी ये रिड्यूस्ड नहीं, वही हम बोले, क्या लिख दिया मैंने, रिकॉर्डेड होगा, ठीक है, ये वाला रिकॉर्डेड होगा, रिकॉर्डेड। इसका सेलिंग प्राइस क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा, क्रेडिट साइड में मैन्युफैक्चरिंग। ম্যাম আপনার ভয়েস আসছে না।